नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। तो आज मैं फिर से आपके सामने साइंस की एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ। इससे पिछले की वीडियो में हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन किए थे। तो आज हम 21 से 40 तक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी है जुपिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। जो वीनस जो प्लेनेट होता है और एक होता है यूरेनस, तो ये दो प्लेनेट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। बाकी जो सारे प्लेनेट होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, तो जो एक शुक्र हो गया और एक हो गया अरुण। ठीक है, वीनस और जुपिटर, ये दो ऐसे प्लेनेट होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑप्शन ए संकटग्रस्त प्रजाति, बी विलुप्त प्रजाति, सी वनस्पति, डी जंगली पशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संकटग्रस्त प्रजाति। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसको जारी किया था IUCN ने। ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसको जारी किया था किसने, IUCN ने। और IUCN की स्थापना कब हुई थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। कहाँ फ्रांस में। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है स्विट्ज़रलैंड के मॉर्गस में। तो संकटग्रस्त प्रजाति मतलब ऐसी प्रजातियाँ, ऐसे एनिमल्स और प्लांट इसमें आते हैं जो क्या है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। मतलब अगर हम इनको प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे, इनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो ये क्या है, तो ये बहुत जल्दी क्या है, ये विलुप्त हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो उसी के लिए एक रेड डाटा बुक होती है। ठीक है, तो जिसमें क्या करते हैं कि संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें एनिमल और जो प्लांट है उनके लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। ठीक है, तो इसका नाम रेड डाटा बुक इसलिए है क्योंकि जो इसके पेज होते हैं तो वो रेड कलर के या पिंक कलर के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर, डी है थर्मोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो वायुयान होते हैं, जो एयरक्राफ्ट है, तो उनको उड़ाने के लिए सबसे जो उपयुक्त लेयर है वो कौन सी होगी, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर क्यों होगी, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, वहाँ क्या होता है कि वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो क्या होता है, वो एक ही जैसा रहता है हमेशा। वहाँ पे कोई भी क्लाइमेटिक चेंज नहीं होता है। तो वहाँ पे बादल या बारिश, आंधी तूफान, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। जो टेम्परेचर है वहाँ का, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, वो एक जैसा ही रहता है। क्लाइमेटिक चेंज वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर है वो है ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल, जो ओजोन लेयर होती है, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयरें होती है उसमें, उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल। ठीक है, तो क्षोभमंडल में ही, ट्रोपोस्फेयर में ही जो एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक चेंज है ना, वो सारे इसी में आते हैं। जैसे बादल बनना, आंधी तूफान, बारिश, सारी चीज़ें इसी में आती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद आता है हमारा मेसोस्फेयर, मध्यमंडल। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत कम होता है। सबसे ठंडा अगर हम बोले कि कौन सी लेयर होती है तो मेसोस्फेयर ही होती है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। ठीक है, और ये थर्मोस्फियर है, इसको आयन मंडल या बाह्य मंडल भी बोलते हैं। यहाँ पे रेडियो तरंगों का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होते हैं क्या, रेडियो तरंगे। तो क्या होता है कि जैसे हमारे फ़ोन या रेडियो, तो इनके लिए क्या होता है, इनका यूज़ हम करते हैं किससे, जो रेडियो तरंगे होती हैं। और लास्ट में आता है हमारा एक्सोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए SO2, बी CFC, सी CH4, डी है N2। तो इनमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन ए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SO2।
सल्फर डाइऑक्साइड। तो बाकी सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CH4 मीथेन हो गया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किस धातु के कारण होता है? ऑप्शन ए कॉपर, बी कैडमियम, सी पारा, डी एल्यूमिनियम। तो मिनीमाता एक डिजीज होती है जो होती है किससे, पारा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा, मरकरी। ठीक है, मरकरी क्या है, मरकरी एक मैटर है जो नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, इसमें कॉपर और सारे मैटर ही हैं। ये कैडमियम जो है वो कैडमियम भी एक मैटर है, और अगर कैडमियम को पानी के साथ मिल जाता है जो कैडमियम है, तो उससे भी एक डिजीज़ हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, इटाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर बनाया जाता है? ऑप्शन ए शैवाल, बी लाइकेन, सी कवक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लिटमस पेपर है उसको किससे बनाते हैं, लाइकेन से। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन। और लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो शैवाल और कवक है, एल्गी और फंजाई है, उनका क्या होता है, मिक्सचर होता है, जो क्या करते हैं, एक सिम्बायोसिस रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7, बी 7.4, सी 5.8, डी है 6.5। तो जो ब्लड है उसका pH वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। सेवन 7.4 जो ब्लड है उसका pH वैल्यू होती है 7.4। अब ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक बेस होता है, और आपको पता होगा कि जो बेस होता है उनका pH वैल्यू कितना होता है, 7 से ऊपर होता है। तो एक स्केल होती है, आपने ये पढ़ा होगा, एक स्केल होती है क्या, pH स्केल। तो इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, और बीच में होता है 7। ठीक है, ये जो 7 नंबर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन। ठीक है, तो अगर 0 से 7 तक किसी की pH वैल्यू है तो वो होगा हमारा एसिड, और 7 से 14 के बीच में होगा तो वो होगा बेस। ठीक है, और 7 किसका pH वैल्यू होती है, जो डिजिटल वाटर होता है ना, अशुद्ध जल। ठीक है, तो उसकी वैल्यू pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। तो एसिड में जैसे हमारा वो हो गया क्या, नींबू वगैरह हो गए, खट्टे फल होते हैं जो एसिडिक फ्रूट पाए जाते हैं जिनमें जो खट्टे होते हैं, जैसे टमाटर हो गया। ठीक है, और बेस में जैसे हमारा ब्लड हो गया, या और भी कई चीज़ें होती है जैसे बेकिंग सोडा वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुएं काली क्यों हो जाती है? ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड, बी सिल्वर सल्फाइड, सी सिल्वर ब्रोमाइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब चांदी की जो वस्तुएं होती है, जो चांदी होती है ना, जैसे आपने ज्वेलरी भी देखी होगी, तो जल्दी क्या हो जाती है, एकदम जैसे पहनते हैं तो काली होने लग जाती है। तो जो चांदी होती है, सिल्वर होता है, वो रिएक्शन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड एक पदार्थ बनाता है, एक मैटर बनाता है, जो क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी एडवर्ड जेनर, डी है फ्लेमिंग। तो जो चेचक का टीका होता है, तो उसका चेचक की एक वैक्सीन होती है, तो उसको किसने डिस्कवर किया, एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो लुई पास्चर ने तो रेबीज के टीके की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी बैक्टीरिया की खोज, और फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, उसकी खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी रतौंधी,
डी क्वासियोरकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वासियोरकर। अब जो क्वासियोरकर है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो पाई जाती है बच्चों में, ठीक है। और किसकी कमी से होती है? जब प्रोटीन बच्चों की बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो इससे क्वासियोरकर एक डिजीज़ हो जाती है। इसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चे की बॉडी बहुत वीक हो जाती है और हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती है, पेट फूल जाता है, ठीक है। और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और रतौंधी होती है किससे? विटामिन ए की कमी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी, कॉकरोच तथा अन्य कीटों का श्वसन अंग है। ऑप्शन ए फेफड़े, बी ट्रैकिया, सी गिल्स, डी त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रैकिया, ठीक है। जो इंसेक्ट्स है ना, इंसेक्ट्स जो क्लास होते हैं, क्लास इंसेक्ट्स में जो भी जीव आते हैं तो वो क्या होता है, उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्रैकिया होता है, ठीक है। फेफड़े हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? फेफड़े, लंग्स, ठीक है। गिल्स किसका होता है? जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली वगैरह, इन सब का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है। और त्वचा से कौन रेस्पिरेशन करता है? जैसे मेंढक हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक, डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियस, जो कोशिका है, सेल है, उसकी जो जितनी भी उसके अंतर्गत क्रियाएं होती है, एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करने का काम करता है? न्यूक्लियस करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी काम होगा, या सेल वॉल का, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी इकाई, जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं उनके जो भी काम होंगे तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि वो सभी जो ऑर्गन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इनमें जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो पाई जाती है किसमें? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और प्लांट सेल में ये सबसे बाहर का आवरण बनाता है। सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? सेल वॉल ही होता है। और क्या करता है ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जो सेल होता है उसके आकार को, उसके शेप को बनाए रखता है ये, ठीक है। और जो प्लांट सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, ठीक है। बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? काइटिन की। और कवक जो फंजाई होता है उसकी भी काइटिन की बनी होती है। और एल्गी होता है ना शैवाल, उसकी भी सेल्यूलोज की बनी होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी देता है किसको? सेल को। और इसमें जो एनर्जी होती है ना वो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। और ये क्या करता है? इसको कोशिका का ऊर्जा का घर बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो जनरेट होती है ATP के फॉर्म में, और फिर ये क्या करता है कि पूरे सेल को एनर्जी देने का काम करता है। और राइबोसोम क्या है? राइबोसोम को बोलते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है, इसका स्रावण होता है। ऑप्शन ए अग्न्याशय, बी एड्रेनालिन ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी है थायराइड ग्रंथि। तो जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो मधुमेह, डायबिटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये कह रहा है कि इसका जो सेक्रेशन होता है इंसुलिन हार्मोन्स का, वो कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्न्याशय, पैनक्रियास, ठीक है। जो पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो क्या करती है कि इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। जो इंसुलिन हार्मोन्स फिर क्या करता है? डायबिटीज़ जो डिजीज़ होती है, शुगर होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो अग्न्याशय है, पैनक्रियाज है, इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये क्या है? ये मिक्स ग्लैंड है। अब मिक्स ग्लैंड कैसे? क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि।
जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। और फिर अगर इसमें नलिकाएं नहीं होंगी, वेसल्स नहीं होंगे, तो ये क्या करता है कि जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा वो ब्लड में सीधे हो जाता है और ब्लड से हमारी बॉडी में, हमारे ऑर्गन में चला जाता है। ठीक है। और जो इसके और दूसरा होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। अब बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होता है कि इनको नलिका युक्त ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें इनको ये क्या करती हैं, एंजाइम को रिलीज़ करती हैं, एंजाइम का सेक्रेशन करती हैं। और एंजाइम किसके द्वारा जाता है हमारी बॉडी में, नलिकाओं के द्वारा, वेसल्स के द्वारा। पहले ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड क्या करेगा कि पूरी बॉडी में उसको फैलाने का काम करेगा। ठीक है। तो जो ग्लैंड होगी वो दो टाइप की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। और इसमें जो एड्रीनलिन ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है, वो क्या है, वो उसको हम आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अचानक जैसे कोई अचानक होने वाली जैसे कोई क्रियाएं होती है, एक्टिविटी होती है, जैसे हमारा हार्ट रेट कभी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एड्रीनलिन ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। अब आता है प्यूटिटरी ग्लैंड। जो प्यूटिटरी ग्लैंड है वो पाई जाती है हमारे किसमें, मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में। ये इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये क्या करता है कि जितने भी ग्लैंड हैं उनमें से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उनको क्या करता है कि कंट्रोल करने का काम करता है, उनको नियंत्रित करता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और ये क्या करता है कि इससे भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, STH हो गया। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। और फिर क्या है ये, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारे गले में पाई जाती है। और ये क्या करती है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स होता है उसको रिलीज़ करता है। ठीक है। अब थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है उसको अगर वो उसमें कमी हो जाती है, उसका सेक्रेशन कम होता है, तो उससे एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं गोइटर। ठीक है। हिंदी में गल घोटू बोलते हैं उसको, जो हमारे गले में हो जाता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है वो डिजीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक एसिड निम्न में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन ए मनुष्य, बी पक्षी सर्प, सी मछली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षी सर्प। ठीक है। जो पक्षियाँ होती है, ये सर्प होता है, ठीक है, जो एवीज और रेप्टाइल्स क्लास में आता है, उनका जो वेस्ट मैटर होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में वो अपना वेस्ट मैटर को रिलीज़ करते हैं। ठीक है। और जो हम जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमन होता है, वो उनका वेस्ट मैटर क्या होता है, यूरिया। ठीक है। मछली का क्या होता है, जो जलीय जीव होते हैं, वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो वेस्ट मैटर होता है वो किसकी फॉर्म में आता है, अमोनिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी मेडुला ऑब्लिगेटा, डी मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लिगेटा। अनैच्छिक गतिविधियाँ, इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, मतलब नाम से ऐसा लग रहा है कि अनैच्छिक, जिन पर हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी इच्छा के विपरीत जो गतिविधियाँ, जो एक्टिविटी होती है, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होती है, जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सारी क्रियाएं, उन सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। अब जैसे कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी होंगी, जैसे सांस लेना, ठीक है, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। हार्ट रेट का बढ़ना, कम होना, ब्लड प्रेशर कम होना, ज़्यादा होना। ठीक है। ये सारी जो भी एक्टिविटी है, इनको कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। और मेडुला ऑब्लिगेटा हमारा जो ब्रेन है, पीछे वाला पश्च मस्तिष्क बोलते हैं जिसको, उसका एक पार्ट है। ठीक है। इसमें जो सेरिबेलम है वो भी पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट है। और सेरिबेलम का काम क्या है, हमारे जो बॉडी बैलेंस है, शरीर का संतुलन, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। अब है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है। और इसका काम क्या है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया और याददाश्त हो गया, और ठीक है, याददाश्त हो गया, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है? ऑप्शन ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी संयोजी ऊतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंडन। ठीक है, मसल्स को जो बोन्स से जोड़ता है, कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, जॉइंट होता है, तो उसको कौन करता है? टेंडन। और लिगामेंट क्या करता है? बोन्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप ही हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हैं ये दोनों। सी है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि सभी जो अंग होते हैं, ऑर्गन होता है या टिश्यू होते हैं, उनको क्या करता है? आपस में कनेक्ट करके रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक व्यायाम करने से किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है? ऑप्शन ए CO2, बी अल्कोहल, सी लैक्टिक एसिड, डी पानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। अब जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या कभी हम चढ़ाई चढ़ते हैं, है ना, या दौड़ते हैं, खूब दौड़ते हैं, तो क्या होता है कि हम थक जाते हैं, हमारी जो मसल्स है उनमें क्या होता है? पेन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस टाइम क्या होता है कि जो हमारी मसल्स है उनमें क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन होता है, एनॉर्बिक रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, एनॉर्बिक रेस्पायरेशन क्या होता है कि जिसमें ऐसा जो रेस्पायरेशन होता है जिसमें बिना ऑक्सीजन के क्या होता है? हम श्वसन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मसल्स में एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, फिर एनारोबिक रेस्पायरेशन से क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन के क्या होता है? C6H12O6 क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड प्लस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, बी गामा किरण, सी बीटा किरण, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव मैटर होता है, वो क्या करते हैं? वो किस चीज़ को रिलीज़ करते हैं? रेडियो एक्टिव जो रेज होती है उनको रिलीज़ करता है। और रेडियो एक्टिविटी जो रेज होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फ़ा रेज हो गया, बीटा रेज, गामा रेज, ये सारे क्या होते हैं? रेडियोधर्मी किरणें होती हैं। अब जो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ होते हैं उनकी खोज सबसे पहले की थी हेनरी बेक्यूरेल ने। और इस पे जो मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, उन्होंने भी इन पे बहुत सारे शोध किए थे। और मैडम क्यूरी ने जो गामा रेज है ना, उनकी खोज की थी। अब रेडियोधर्मी पदार्थ जो रेडियो एक्टिविटी मैटर है उनमें कौन कौन सा आता है? जैसे यूरेनियम हो गया, पिच ब्लेंड हो गया, रेडियम और थोरियम, ये सारे क्या होते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मैग्नीज, डी सिलिकॉन। तो जो भूमि है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। और जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? उसमें पाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, और सिलिकॉन हमारी भूमि पे पाई जाने वाला दूसरा एलिमेंट होता है, जो जिसकी मात्रा दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, सिलिकॉन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक भारी धातु है? ऑप्शन ए लिथियम, बी ऑस्मियम, सी हीरा, डी प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या है? सबसे भारी मैटर होता है, जो सबसे जो हैवी होता है ना, हैवी मैटर ऑस्मियम होता है। ठीक है, और लिथियम सबसे हल्का तत्व होता है, सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, इनमें जो हीरा है वो क्या होता है? सबसे कठोर, सबसे हार्ड एलिमेंट होता है। लेकिन जो हीरा है, जो डायमंड है, वो क्या है? वो एक अधातु है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, और प्लेटिनम क्या होता है कि सबसे हार्ड, सबसे कठोर धातु होता है। ठीक है, और अगर हमें पूछे कि सबसे हार्ड एलिमेंट कौन होता है, तो वो डायमंड आएगा। ठीक है, और सबसे हार्ड अगर धातु मैटर की बात करते हैं तो वो होगा प्लेटिनम। तो आज की टेस्ट सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं।